चुनाव के वक्त तो आप एक्सेसिबल होना चाहिए लीडर को। अरे घर से निकलकर नेता पोर्च से निकलकर चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है कि जिसे मिलना है वो मिले। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की गलती रही कि एक ऐसा चुनाव जो वो जीत सकता था उसने बिल्कुल नहीं। देखिए, इसमें एक दो बातें हैं जो हम ऐड करेंगे, वो सज्जन जी ठीक ही कर रहे हैं। एक तो जो जेरीमैंडरिंग किया है सरकार ने 2023 के परिसीमन के बाद, अब जो स्थिति है वो उसमें अब कांग्रेस के लिए संभावना काफी कम हो गई। अब ये फिर उस तरह की जिस फॉल्ट लाइन की बात कर रहे हैं कि इतनी फॉल्ट लाइन फिर वैसी बढ़े, अहोम वर्सेज अन्य का बढ़े, अहोम के अलावा दूसरे लोगों को विदेशी माना जाए, अब वो नहीं हो सकता। अब कोई उल्फा का या उस टाइप का मूवमेंट रिवाइव नहीं हो सकता है ना, पॉलिटिकल मूवमेंट कोई उस तरह का खड़ा हो सकता है, कोई अभी तो नहीं दिख रहा है हमको। तो वो अगर फॉल्ट लाइन नहीं क्रिएट होती है 11-12 के आसपास भी वहां पर बिहारी मारवाड़ी इन लोगों को जैसे दरकिनार किया जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा है। तो अब अगर वो फॉल्ट लाइन नहीं क्रिएट होती है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी 39, कुछ लोग 39-40 कहते हैं, कुछ लोग 50 कहते हैं, जहां मुस्लिम 22-23 पर आ गए, मुस्लिम जहां डिसाइसिव होता था, वो देता था वोट, और तो वो ऑलरेडी कम हो गई काफी। ये पोलराइजेशन ना हो, इसके लिए कांग्रेस ने ये स्ट्रेटजी बनाई कि बदरुद्दीन अजमल के साथ अलायंस नहीं करेंगे। तो ये होगा कि हमको मुसलमान तो मिल ही रहा है, और जो दूसरे अहोम वोट है, चूंकि ये अहोम है गौरव गोगोई, और वो लचित बारफुकन के डिसेंडेंट्स अपने डिसेंडेंट मानते हैं अपने को, और उन्होंने लुरिनजोत गोगोई के साथ भी तालमेल किया, अखिल गोगोई से भी किया। तो ये लग रहा था कि अहोम वोट आएगा, मुस्लिम हमारे पास आ ही रहा है, तो जिस अपर आसाम की बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा वैली के ऊपर के हिस्से में वोट मिल जाएगा, और बाकी हम लोअर आसाम में पोलराइज हो जाएगा मुसलमान का। तो वो नहीं हुआ। इस जीत को सर आप हिमंता की जीत मानेंगे या बीजेपी पहली जीत है? हिमंता बिस्वा शर्मा की ही जीत मानेंगे, क्योंकि पहली बार वो अपने उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो 14 में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव हुआ, उनके करिश्मे पर जीत के 16 में चुनाव, 14 के बाद दूसरा सर्बानंद सोनोवाल थे वहां मुख्यमंत्री, उनके नाम पर हुआ। स्ट्रेटेजी जरूर बना रहे थे हिमंत बिस्वा शर्मा, लेकिन जीत गए। ये पहला चुनाव था जिसमें हिमंत बिस्वा शर्मा अपने नाम पर, अपने चेहरे पर, अपने काम पर, अपनी स्ट्रेटेजी पर, अपने बनाए कांग्रेस में हुई तोड़फोड़ पर भी सब तरह वही करेंगे। अपनी बनाई स्ट्रेटजी जो है उसी स्ट्रेटजी का पार्ट है। अतुल बोरा हो या प्रद्युत बारदोलोई हो, ये सब लोग गए। ये नहीं, वहां तो लोग कहते हैं कि एक बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, और बीजेपी के अंदर एक कॉन्जेपी है, कांग्रेस जनता पार्टी। तो उसमें कांग्रेस वाले गौरव गोगोई को छोड़ के कौन कांग्रेस के साथ है और हिमंता के टच में है, ये बड़ी मुश्किल है ये बताना। बड़ा शानदार है। लेकिन असम के एग्जिट पोल को लेकर असम बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने एक और दावा किया। उन्होंने कहा कि असम में बीजेपी को एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें मिलने जा रही है। लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश मिल रहा है। विधानसभा चुनाव का जो आज एग्जिट पोल आया है, मैं इस एग्जिट पोल को नियर टू परफेक्ट बोल सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश का उम्मीद है असम में इससे भी बढ़कर जो आज पूर्वानुमान आया है या आंकड़ा आया है, उससे भी ज़्यादा असेंबली सेगमेंट में बीजेपी एनडीए का जीत जरूर होगा। असम के मतदाताओं ने फिर एक बार भाजपा सरकार इस नारा को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा का साथ दिया, एनडीए के साथ दिया, विकास के साथ दिया, असम के अस्मिता के साथ दिया, नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया, डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी का साथ दिया। ये बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक मैंडेट हमको 4 तारीख को मिलने वाला है, और बीजेपी एनडीए निश्चित रूप से तीसरी बार के लिए असम में सरकार बनाने जा रहा है। असम में कांग्रेस का कहना है कि असम का जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो गलत है। कांग्रेस उम्मीदवार देवव्रत सैकिया का कहना है कि क्योंकि सरकार ने कोई काम नहीं किया, जो लोग वापस सरकार को वोट दें। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 10 साल का विजन दिया था, जो वादे थे उसमें से कोई वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी को आम आदमी ने इस बार वोट नहीं दिया, ये मुझे मालूम है, क्योंकि इलेक्शन लड़ा देता है इश्यूज़ का ऊपर, और बीजेपी ने हमें विजन डॉक्यूमेंट दिया था 10 साल के लिए, जिसमें जो चीज़ें थे ये एक भी वादा निभाया नहीं। एक आइडिया लगता है सारा आसाम घूमने के बाद एक अंडर करंट था बीजेपी का खिलाफ, और इसीलिए ही साइलेंट वोटर बहुत ज़्यादा है, और मोर देन 70 लाख जो वोटर लिस्ट में है ये यंग है, अराउंड 29-30 ईयर्स तक का है 70 लाख वोटर्स आउट ऑफ
2,10,00,000 और समथिंग लाइक दैट। तो ये सब मिला के मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का फेवर में ज़्यादा वोट अभी हुआ है। हालांकि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुझे दक्षिण के भी राज्यों की बात करनी थी, लेकिन मैं कांग्रेस की बात, छोटा सा एक कमेंट सज्जन जी, कांग्रेस आत्ममंथन क्यों नहीं कर पाती है? अभी भी ये कह रहे हैं कि ये जीत रहे हैं। नहीं, आत्ममंथन करने के लिए आपके पास दो चीजें चाहिए। एक, आपको अलग अलग प्रदेशों में मजबूत नेता चाहिए, जैसे सिद्धारमैया है कर्नाटका में, कैप्टन अमरिंदर थे पंजाब में, तो एक को तो आपने खत्म ही कर दिया। अशोक गहलोत थे तो उनको तो आपसी खींचातान में राजस्थान जैसे। तो पहला तो वो चाहिए कि इनपुट लेने के लिए आपके पास नेता हो जो कि जमीन से जुड़ा हो, मास लीडर। और दूसरा है कि शीर्ष नेतृत्व के पास ये एक डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपसे जो क्लोज है आप उसे भेज दे। अब गौरव गोगोई चलिए अच्छे नेता हैं, अच्छा बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपने ऊपर से असम में जाके उन्हें इंपोज कर दिया है। देवव्रत सैकिया बोल रहे थे, 2 बार से वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन है, असम के नब्ज से परिचित हैं, ये साइड में रहेंगे। भूपेन बोरा थे, सब लोग थे, और भी बहुत सारे लीडर थे। गौरव गोगोई एक्सपीरियंस के मामले में कमजोर थे, लेकिन उन्हें ऊपर से बिठा दिया गया। अब एक ऐसे जगह जहां पे शीर्ष नेतृत्व वोट स्विंग नहीं कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और राहुल गांधी को देख ले, जहां जाते हैं 0.5%, 1%, 2% स्विंग करते हैं। राहुल गांधी जी आप कर रहे हैं, रिसोर्स आप दे नहीं सकते हैं, स्टेट आपके खर्चे को वहन करता है, तो आत्ममंथन कहां से होगा ऐसी परिस्थिति में? असम के बाद बात तमिलनाडु की भी कर लेते हैं, जहां मैक्सिमम एग्जिट पोल में डीएमके की वापसी नजर आ रही है। एनडीए भी पिछले चुनाव के मुकाबले अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है। मेट्राइज के एग्जिट पोल की बात करें तो डीएमके गठबंधन को 122 से 132 सीट, एनडीए को 87 से 110 सीटों का अनुमान। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में डीएमके को 125 से 145 सीट मिल सकती है, जबकि एनडीए को 65 से 80 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। पूरा डेटा मैं आपके सामने रख दे रही हूँ और फटाफट यहाँ चर्चा कर ले रही हूँ। क्या आपका आकलन है तमिलनाडु पर? देखिए, ये मोटे तौर पर ठीक संकेत है। ये भी डायरेक्शनल जो क्लैरिटी है वो मिल रही है कि डीएमके के पक्ष में, डीएमके का जो अलायंस है वो चुनाव इस बार जीत सकता है। और उसके 4-5 कारण हैं जो बड़े संक्षेप में आपको हम बता दें। पहला कारण तो है जो इनकम्बेंट का एडवांटेज होता है, इनकम्बेंसी एडवांटेज होता है, आजकल हर जगह मिलता है। हम बार बार कहते हैं कांग्रेस को छोड़ करके, कांग्रेस को इनकम्बेंसी का एडवांटेज नहीं मिलता है, वो सरकार में रहते हुए भी चुनाव हारती है, सबसे ज़्यादा वही हारती है। तो इनकम्बेंसी का एक एडवांटेज था जिसका फायदा उठा करके डीएमके ने वेलफेयर की डिलीवरी की, अपने वेलफेयर स्कीम्स की डिलीवरी की। कलैगनारी योजना हो या इस तरह की दूसरी योजनाएं जो अभी सज्जन जी ने कहा 9,000 रुपये खाते में डालने का, तो ये असम के वहाँ तमिलनाडु में भी डाला गया। असम में तो हुआ, बिहार में हुआ, तमिलनाडु में भी डाला गया। तो जो वेलफेयर डिलीवरी है, इनकम्बेंसी एडवांटेज है, वेलफेयर डिलीवरी है, एक बड़ा कारण यह है कि बहुत ही एक अच्छा सोशल स्प्रेड तैयार किया डीएमके ने, जिसमें वो प्रेमलता विजयकांत को भी लेकर के आए, जो डीएमडी के पार्टी है, एक अलग कास्ट कम्बिनेशन को वो रिप्रेजेंट करती हैं। फिर उनके पास एमडीएमके के वाईको भी हैं, उनके पास बीसी के भी है, वहाँ मुस्लिम लीग भी है, कम्युनिस्ट पार्टियां भी हैं। तो उन्होंने एक बड़ा सोशल स्प्रेड तैयार किया, एक एग्रेसिव कैंपेन किया पूरे स्टेट में। मतलब आप ये कह रहे हैं यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, डीएमके आ रही है? बिल्कुल, आप एग्जिट पोल के साथ जा रहे हैं। चलिए, यहाँ बंगाल वाला मामला नहीं है। केरलम की बात कर लेते हैं, जहां एग्जिट पोल इस बार बदलाव का संकेत दे रहा है। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक सत्ताधारी एलडीएफ को 60 से 65 सीट आ सकती है और यूडीएफ को 75 से 85 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। वोट वाइब के एग्जिट पोल में एलडीएफ को 58 से 68 सीट मिल सकती है, जबकि यूडीएफ को 70 से 80। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है कि एलडीएफ को 49 से 62, तो यूडीएफ को 78 से 90 सीट का अनुमान। और बाकी डेटा आपके सामने है। सज्जन जी, आपका क्या आकलन है केरलम पर? देखिए, इसमें क्या हुआ है कि निश्चित तौर पे कांग्रेस लेड यूडीएफ आ रही है। एक तो ये कारण है कि स्टेट का मिजाज रहा है 5 साल में बदलने का, पिछली बार एक एक्सेप्शन हुआ था पिछले कई दशकों में। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस को काफ़ी बड़े मार्जिन से, अगर आप 6 महीने पहले बात करते तो लोग कहते हैं कि स्विप होना चाहिए, लेकिन पिनरई विजयन ने लास्ट मोमेंट में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कम्युनिटी, चाहे नायर सेवा संघ हो या सबरीमाला पे अपना स्टैंड चेंज करना, उन्होंने विन ओवर करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी क्या है कि माइनॉरिटी कंसोलिडेशन देखिए, 27% मुस्लिम, 18% क्रिश्चियन। बीजेपी ने रीच आउट किया लेकिन वो वोट में नहीं बदला, तो ये तो एक सॉलिड है। दूसरा क्या है कि हिंदू वोटों में भी इस बार एंटी इनकम्बेंसी के कारण, चूंकि पिनरई विजयन 80s में है और कोई नेता नहीं है, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने गुटबाजी के बावजूद इस बार एक और जो उसमें हुआ कि बीजेपी का जो भी राइज हो रहा है सेंट्रल और साउथ केरला में, वो हिंदू वोटों में हो रहा है।